Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss our NCERT exercise question of chapter first. So students overall question है 24. After that additional question start हो जाते हैं. इस वीडियो में additional question नहीं करेंगे, इस वीडियो में only exercise question करेंगे हम. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखिए स्टूडेंट्स, चार्जेस गिवन हैं, उनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन गिवन है और निकालना है हमें फोर्स बिटवीन देम. दोनों चार्ज गिवन है. व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर? एक के ऊपर चार्ज 10 की पावर -7 कूलम, दूसरे वाले स्फीयर पे चार्ज 3 × 10 की पावर -7 कूलम एंड इनके बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, जो कि हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई सिस्टम में. दिस इज कन्वर्जन फ्रॉम सीजीएस टू एसआई सिस्टम. अच्छा, एयर में रखे हुए हैं, मतलब जो हमारा फॉर्मूला यूज्ड है वो सिंपल 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. ये तो था हमारे कॉलम्स लॉ पे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन. इस पे बेस्ड दो टाइप्स और बनती हैं. अगर किसी मीडियम में रखा हो तो हमें एप्सिलॉन यूज करना पड़ेगा, और अगर उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखी हो तो मेरे को K इंटू एप्सिलॉन नॉट यूज करना पड़ता. ये दोनों ही केस में अपनी थ्योरी वीडियो में आपको बता चुका हूं. सो स्टूडेंट्स, Q1 Q2 दोनों की वैल्यू गिवन 2 × 10 की पावर -7, 3 × 10 की पावर -7 एंड 3 × 10 की पावर -1 इसका स्क्वायर एंड 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता ही है 9 × 10 की पावर 9. कंप्लीट. जो भी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन आप खुद करेंगे. जो भी सॉल्यूशन है आफ्टर दैट आप, बिकॉज फोर्स निकाल रहे हैं, उसके साइड में न्यूटन जरूर लगाएं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11. सॉरी, इट्स 1.1. नाउ क्वेश्चन नंबर 1.2 इज, देख लेते हैं. गिवन में आपको दो चार्ज्ड स्फीयर दे रखे हैं. अगेन 0.4 माइक्रोकूलम एंड 0.8 माइक्रोकूलम विद अ नेगेटिव साइन, मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एयर के अंदर ही है, इनके बीच में लगा हुआ फोर्स आपको दे रखा है 0.2 न्यूटन. आफ्टर दैट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर? दोनों स्फीयर के बीच में डिस्टेंस कितना है ये आपको निकालना है. एंड फॉर्मूला, अगेन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही, ये मान लो दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही यूज होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. देखें, आर निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस निकालना है, एफ गिवन है. सो इन्हीं दोनों की पोजीशंस इंटरचेंज कर लेंगे, डिवाइडेड बाय एफ, बिकॉज स्क्वायर था, मैं अंडर रूट कर देंगे. फिनिश. 1/4πε0 9 × 10 की पावर 9. फर्स्ट चार्ज गिवन है 0.4 माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6. एक और पॉइंट आप हटा सकते हैं, यहां पे -7 लगा दें. आफ्टर दैट 8 × 10 की पावर -7 माइक्रो कॉलम यहीं पे. अच्छा, एक और चीज, जो भी कॉलम स्लो है या इससे नेक्स्ट टर्म जो हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों ही टर्म नेगेटिव साइन हो या पॉजिटिव साइन हो, दोनों के लिए सिमिलर रहती है. मीन्स यहां पे हमें नेगेटिव साइन ऐड नहीं करना है. हाँ जी, एफ 0.2 न्यूटन मीन्स 2 × 10 की पावर -1. जस्ट सोल्व इन, इसको सोल्व आप खुद करेंगे, बिकॉज आर है, मीटर में रहेगा. ओके. अच्छा, सेकंड पार्ट और दे रखा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट? ये तो बता रखा था, लेट अस कंसीडर, ये बता रखा था ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड.
हमें अब निकालना है फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, बी पार्ट में, ये ए पार्ट में निकालना था। सो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट भी तो इतना ही होगा, बट अगर ये पॉजिटिव साइन है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएगा। अगर आप नेगेटिव साइन नहीं लगाना चाहते तो आप नेचर बता दें इसका। नेचर क्या है? एट्रैक्टिव। ओके, एट्रैक्टिव इन नेचर है ना, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्टिव नेचर है। और आप इस अट्रैक्टिव नेचर को अगर ये लिखना भूल जाएं तो इसके सामने नेगेटिव साइन जरूर लगाएं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1.2। सो स्टूडेंट्स, आपको रेशियो गिवन है। रेशियो, ये जो भी रेशियो आपको गिवन है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, इस रेशियो का पहले तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। आफ्टर दैट डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के बाद ये डायमेंशन लेस जो कि मिलेगा, वो प्रूव करने के बाद हमारी फिजिकल कॉन्स्ट, इसमें सब कुछ चीज कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट सारी पुट करने के बाद फिर डिटरमाइन करना है इसका रेशियो, और उसके बाद ये बताना है कि ये रेशियो सिग्निफाई क्या कर रहा है। मींस इस रेशियो में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज का डिवीजन, मेन फिजिकल क्वांटिटीज का डिवीजन हो रहा है। सो एक रेशियो है ऐसे ही रैंडम के ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी एम ई एम पी। पहली चीज तो इसको डायमेंशनलेस प्रूव करें। हमने डायमेंशनलेस, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आपको नहीं भी पता अभी फिलहाल, बिकॉज डायमेंशन हमने 11th क्लास में पढ़े थे, है ना, 11th क्लास में भी पहला चैप्टर था बिल्कुल। अगर डायमेंशन आपको नहीं भी पता कोई बात नहीं, एसआई यूनिट से भी कर सकते हैं हम इसी क्वेश्चन को। अगर हमारी एसआई यूनिट्स सारी पुट करने के बाद सबका रेशियो 1 आ जाए तो भी ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो स्टूडेंट्स देखें, मास दोनों ही केजी में होते हैं, केजी स्क्वायर कर दें। चार्ज कूलम है ना, कूलम स्क्वायर कर दें। नाउ के एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। मींस यहां पे आया था के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर मैं इसको अकेला रखूं आर स्क्वायर एंड Q1 Q2 डिवीजन में, F न्यूटन, R डिस्टेंस होता है मीटर स्क्वायर एंड कूलम इनवर्स 2। आफ्टर दैट G यहां से आया था M1 एंड M2, है ना। नाउ स्टूडेंट्स, अगेन G को अकेला रखेंगे तो क्या बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड केजी इनवर्स 2। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, बचा क्या? 1। मींस अगर आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी पुट करते हर एक चीज का तो आता है m0 l0 t0, दैट इज द रेशियो। ये जो भी रेशियो है इज डायमेंशनलेस, और डायमेंशनलेस होने के साथ साथ ही कांस्टेंट भी है ना, कांस्टेंट, हर एक टर्म कांस्टेंट है इसमें। नाउ स्टूडेंट्स, हर एक टर्म कांस्टेंट है तो ये सभी कांस्टेंट की वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे विद होल रेशियो। देखें, हर एक चीज की वैल्यू आपको पता होगी, नहीं पता तो हमारे कांस्टेंट्स की टेबल होती है, उसके अंदर देखिए कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट था उसमें के की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होती थी। चार्ज 1.6 × 10 की पावर -19, है ना, और स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर करेंगे। जी ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट होती है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ, देखो चार्ज दोनों में बिल्कुल सेम होता है बट दोनों का मास अलग अलग होता है। कितना अलग अलग होता है वो देखते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10 की पावर -27। सो स्टूडेंट्स, ये टर्म कैलकुलेट करने के बाद ओवरऑल वैल्यू निकल के आएगी। कैलकुलेट आपको खुद करना है। ये देखें, ये जो रेशियो सिग्निफाई क्या कर रहा है, ऊपर क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। किस किस के बीच में? फॉर ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square and divided by 1/4 G।
mass of electron, mass of proton divided by r square cancel each other and 1 by 4 pi epsilon naught k बनेगा। Q1 है एक E, Q2 भी E ही है क्योंकि Q2 Q1 Q2 दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे चार्जेस बराबर होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि दिस रेशियो सिग्निफाइड द रेशियो in between electrostatic force for an electron and proton to the gravitational force same between इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये सिग्निफाई कर रहा है। सो स्टूडेंट से तीन चीजें पूछी थी हमारे क्वेश्चन के अंदर कि एक तो ये रेशियो डायमेंशनलेस है या नहीं है। सो ये डायमेंशनलेस है, प्रूव किया हमने। आफ्टर दैट वैल्यू निकाली, आफ्टर दैट ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है वो भी समझाया। हाँ, दिस इज our question number 1.3, not 13. This is our question number 1.4 जो कि बेसिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है पूरा ही क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? पहले तो बोला कि चार्ज ऑफ ए बॉडी क्वांटाइज्ड है, इसको एक्सप्लेन करें। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बस एक अपनी जो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उस प्रॉपर्टी को ही एक्सप्लेन कर दें, वही इसका आंसर होगा। ये जो प्रॉपर्टी है वो हमें बस ये समझाती है कि इट सिग्निफाइज दैट चार्ज ऑन ए बॉडी इज क्वांटम नंबर मल्टीपल या इंटीग्रल मल्टीपल, इज इंटीग्रल। यही पढ़ा था ना, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, इंटीजर्स, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है क्योंकि चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। बस आफ्टर दैट ये बोला कि why can one ignore quantization of charge while dealing with macroscopic bodies। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के भी दो आंसर हो सकते हैं। दो आंसर कैसे हो सकते हैं? देखो, एक तो अगर मैं इसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूले में n बहुत बड़ी वैल्यू लेके आऊं, बहुत जैसे कि बड़ी बड़ी बॉडीज चार्ज होती हैं वो बड़ी वैल्यू लेके आऊं, उसके कंपैरिजन में E छोटा रह जाएगा, E छोटा रह जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज एक कंटिन्यू फ्लो में आएगा। फ्लो में आ गया मीन्स हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की लिमिटेशन क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे ही दूसरी लिमिटेशन है हमारे कॉलम्स लॉ की, वो भी इसके ऊपर सेटिस्फाई होती है कि माइक्रोस्कोपिक चार्ज पे ही हमारा कॉलम्स लॉ लगता है। मीन्स चार्जेस बड़ी बॉडीज के ऊपर होंगे तो हम नंबर आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। नंबर आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो ये हमारा फॉर्मूला ये लगाएंगे कैसे, है ना। तो दोनों ही सिचुएशंस, दोनों ही हमारे जो लॉजिक है इसको एक्सप्लेन करने के लिए सही है। तो पहले लॉजिक में हम लिखेंगे कि व्हाइल डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक्स, बड़ी बॉडीज के ऊपर जब हम काम करते हैं मैक्रोस्कोपिक्स, देन ये जो नंबर है, नंबर ऑफ चार्जेस डज नॉट कैलकुलेटेड इजीली। बस, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं दैट इज as we know if n is much greater than e, जैसा कि हमें पता है ना, e चार्ज बहुत छोटा रह जाएगा, n is much greater than the value of E
is so small as the charge is flowing continuously। मतलब इतने ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस स्टैटिक सिचुएशन में रह तो नहीं पाएंगे। अगर मैक्रोस्कोपिक बॉडी पे डील करेंगे हम, तो चार्जेस ऑब्वियस सी बात है फ्लोइंग कंटिन्यू फ्लो में आएंगे। कंटिन्यू फ्लो में आने के बाद फिर वो इलेक्ट्रोडायनेमिक बन जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं रहेगा तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में तब तक ही रह पाएंगे जब तक चार्ज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील कर रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.4। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1.5, इस क्वेश्चन में बोला कि ग्लास रोड है ना, जब भी किसी सिल्क के कपड़े के साथ रब की जाती है तो वो कपड़ा या फिर ग्लास रोड चार्ज हो जाती है ना। ए सिमिलर फिनोमिना चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ। ए सिमिलर फिनोमिना ऐसे ही जैसे कि एबोनाइट की रोड फर के कपड़े के साथ हम रब करें तो भी चार्ज हो जाएगी, और किसी ग्लास की या फाइबर की शीट को हम ऐसे जैसे कि हम स्केल को भी करके छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर उठाने लग जाते हैं, वो क्या है, चार्ज होने लग जाती है। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन, ये जो चार्ज आया, ये चार्ज अगर पैदा हुआ है तो इस सिचुएशन को, इस ऑब्जर्वेशन को कंसिस्टेंट प्रूव करें किसके साथ, हमारे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ। कैसे प्रूव करेंगे, देखें। बिफोर, जैसे कि बॉडी, ये जो हमारी ग्लास की रोड है, जब चार्ज नहीं हुई थी, चार्ज नहीं हुई थी मीन्स हमने प्रोसेस शुरू नहीं की थी, अलग अलग थे दोनों। तो हुआ क्या था, इस टाइम पे जब ये चार्ज नहीं हुई थी तो दोनों के ऊपर चार्ज जीरो था, और दोनों के ऊपर जब चार्ज जीरो था, ये भी Q इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी Q इज इक्वल टू जीरो। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने थ्योरी वीडियोस में भी बताया था आपको। एक तो होता है Q नेट, नेट चार्ज, एक होता है Q कभी भी जीरो नहीं होता किसी भी बॉडी के ऊपर। चार्ज पॉजिटिव है और नेगेटिव दोनों बराबर होते हैं, बट Q नेट जीरो होता है, मीन्स पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, दैट्स व्हाई ओवरऑल चार्ज इज जीरो। नाउ स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये भी कुछ ऐसा ही है। बिफोर द प्रोसेस भी चार्ज जीरो थे, और आफ्टर जैसे रबिंग हुई उसके बाद क्या हुआ, इतना पॉजिटिव चार्ज इस ग्लास रोड पे आया, उतना ही नेगेटिव चार्ज हमारे कपड़े पे भी आया, है ना, सिल्क के कपड़े पे भी आया। तो ओवरऑल चार्ज अभी भी तो जीरो है। बिफोर दी रबिंग भी चार्ज जीरो था एंड आफ्टर रबिंग भी चार्ज जीरो है, तो वी कैन से दैट, वी कैन एक्सप्लेन इट या दिस ऑब्जर्वेशन एज रबिंग या बिफोर रबिंग द चार्ज, नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो, एंड आफ्टर रबिंग क्या हुआ, आफ्टर रबिंग दोनों ही, जैसे ग्लास रोड हो, ग्लास की रोड हो या फिर सिल्क का कपड़ा हो, आफ्टर रबिंग इक्वल, या फिर हम ये कह सकते हैं एज अ ग्लास रोड इज पॉजिटिवली चार्ज, इक्वल चार्ज या इक्वल नेगेटिव चार्ज अपीयर ऑन सिल्क क्लॉथ। नेगेटिव चार्ज है, सो नेट चार्ज अभी भी कितना है, जीरो है। तो हम कह सकते हैं बिफोर और आफ्टर दोनों जीरो है ना चार्ज, और चार्ज अगर बिफोर भी जीरो है, नेट चार्ज आफ्टर भी जीरो है, देन चार्ज क्वांटाइज्ड ही तो है, चार्ज कंजर्व ही तो है, क्रिएट नहीं हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ। बट बिकॉज वर्क फंक्शन मिला रॉड को, दैट्स व्हाई बॉडी चार्ज होना स्टार्ट हो गई। सो स्टूडेंट्स, ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही था जो कि हमारे चार्जिंग, वे ऑफ चार्जिंग पे बेस्ड था, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं इसको। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1. So students, question number 1.6 totally depend on superposition principle। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखे हैं चार चार्जेस
जो कि चारों अपने एक स्क्वायर के कॉर्नर के ऊपर अलाइन हैं, प्लेस्ड हैं। हमें इस 1 माइक्रो कूलम चार्ज के ऊपर इन चारों के कारण लगा हुआ फोर्स बताना है। सो स्टूडेंट्स, पहली चीज तो ये जो फोर्स, बिकॉज ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, F1 का नाम देते हैं इसको। सिमिलरली, या फिर FA का नाम देते हैं। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसके कारण भी क्या फील होगा, रिपल्शन, FC, है ना, FC। अगेन पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, अट्रैक्शन तो FB, एंड अगेन दिस इज अट्रैक्शन FD। सो स्टूडेंट्स, अब पहली चीज हम हर एक फोर्स निकालेंगे। फोर्स A कितना होगा, देखिए A के कारण जो लगा हुआ फोर्स है, इस चार्ज के कारण जो लगा हुआ फोर्स है, वो फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर है। Q1 ये है, Q2 ये, इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकाले, ये 10 सेंटीमीटर है। एक 9th क्लास में मेंसुरेशन चैप्टर हुआ करता था, उसमें हमें ये निकालना सिखाया था कि एक स्क्वायर की अगर साइड गिवन है आपको, तो उसका डायगोनल कैसे निकालें। पाइथागोरस अप्लाई करो सीधी, ये भी साइड 10 सेंटीमीटर रही होगी, तो ये निकलेगी पूरी, पूरी निकलेगी, उसका हाफ कर दें, पूरी कितनी निकलेगी, देखो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 100 100 200, और 100 अगर बाहर भी चला गया तो 10√2, इसकी हाफ करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ है ना, हाफ, तो ये 10 डिवाइडेड बाय √2, और हम ये भी कह सकते हैं ऊपर अगर 5 गुना 2 करें, नीचे √2 करें, ये आएगा 5√2, है ना। तो ये दोनों ही टर्म ये मेंसुरेशन के अंदर हमने सीखी थी। ऐसे ट्रायंगल की सेंट्रोइड निकालना भी सीख रखा है, साइड के डिवाइड में √3 कर दे, वो ट्रायंगल की सेंट्रोइड निकलेगी। अब देखिए A के ऊपर जो फोर्स, A के कारण जो फोर्स लगा है, वो फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 है 2 माइक्रो कूलम, Q2 है 1 माइक्रो कूलम, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मींस 5√2, बिकॉज ये सेंटीमीटर में है तो पहले मीटर में चेंज कर लें और फिर इसका स्क्वायर करें। अब ये देखें C के कारण जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कितना है, ये वाला C के कारण जो फोर्स लग रहा है, ये भी बिल्कुल मैग्नीट्यूड में बराबर ही होगा, बट डायरेक्शन उल्टी है, डायरेक्शन उल्टी है ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स मैग्नीट्यूड में तो सेम है ना, डायरेक्शन अपोजिट है तो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन FA and FC will cancel in pair या cancel each other। आफ्टर दैट ये देखें FB, ये कितना होगा, ये भी Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 है 5 माइक्रो कूलम, Q2 है 1 माइक्रो कूलम, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर 5√2 इंटू 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन नहीं लगाना होता, मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं आपको। फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी हो या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे साइन यहाँ पे ना लगाएं, बिना साइन के ही, मतलब ये पॉजिटिव में ही रहता है। और सेम फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ड्यू टू चार्ज D, है ना। अब ये भी इक्वल एंड अपोजिट है तो ये भी कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, है ना, FB सिमिलरली is equal to FD, hence cancel each other, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और अगर कैंसिल कर रहे हैं दैट इज नेट फोर्स ऑन चार्ज, कौन सा चार्ज, 1 माइक्रो कूलम इज 0, नेट फोर्स उसके ऊपर कितना है, 0। सो स्टूडेंट्स 1.6 क्वेश्चन बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट ये इससे रिलेटेड हमारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की जो एग्जाम्पल क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस और हैं,
उनको ट्राई करके देखें। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा आपको, क्योंकि इसमें तो फोर्स जीरो था, बट अगर रिजल्टेंट फोर्स हो तो उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी हमें, और वो डायरेक्शन बताना हमारा वेक्टर चैप्टर हमने 11th क्लास में किया था उसके बेसिस पे होगा। एक बार ट्राई करके देखें, एग्जाम्पलर क्वेश्चन है इसी चैप्टर के अंदर। सो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1.7 अगेन ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की इसमें प्रॉपर्टी ही पूछ रखी है कि कंटिन्यूस कर्व होती है, मतलब उसी के दूसरे फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि सडन ब्रेक नहीं होता। तो आप अब एक्सप्लेन करें सडन ब्रेक क्यों नहीं होता। सो इसको भी हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम आइसोलेटेड चार्ज की मान लो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज देखें, इसने बोला ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, तो हम पहले देख लेते हैं जीरो कहां पे होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज चार्ज से ना इंफिनिटी तक होती है, इंफिनिटी पे जाके जीरो होती है, मतलब कोई फाइनाइट डिस्टेंस हम ये निर्धारित करते ही नहीं कि वहां पे इंफिनिटी, वहां पे उस पॉइंट पे जीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर मैं दोनों चार्जेस को भी देखूं लेके कंबाइनली, तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस ही चलेगी, कोई ऐसा रीजन नहीं आएगा कि एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। बट फिर भी इसने कहा है सडन ब्रेक नहीं होते, तो एक्सप्लेन करो। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे सडन ब्रेक लेके। मैंने यहाँ पे गैप बना दिया, जिस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मैं कंसिडर कर रहा हूं। तो देखिए कौन सी सिचुएशन यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्ट होगी कि हम अपनी वाली सिचुएशन को गलत प्रूव कर देंगे। और अगर हमने अपनी सिचुएशन गलत प्रूव कर दी मीन्स जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। सो स्टूडेंट्स E इज इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, ये कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है F बाई चार्ज इज इक्वल टू जीरो, मीन्स F इज इक्वल टू जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ फेल हो जाता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स जीरो हो रहा है, बट दो चार्जेस के बीच में फोर्स कूलम्ब ने बताया था Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है ना। सो वो फेल हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। ये भी गलत हमने सिचुएशन कंसिडर करी थी। सो हम कह सकते हैं इसके आंसर में कि एज इलेक्ट्रिक फील्ड हैव रेंज चार्ज टू इंफिनिटी, है ना, चार्ज से लेके इंफिनिटी तक की रेंज है, मीन्स इट कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। और भी आगे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इफ दे डू सो देन एट दैट पॉइंट और कॉलम्स लॉ फेल्स, ये लिख सकते हैं हम। बट नाउ सेकंड के अंदर भी हम ऐसे ही कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्या होगा, दो फील्ड लाइन दिखेंगी, और वो दो फील्ड लाइन क्या करेंगी, एक चार्ज, अगर मैंने यहाँ पे चार्ज रखा टेस्ट चार्ज जो कि हम रखते हैं जब भी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखते हैं, तो वो चार्ज दो डायरेक्शन में भागेगा, है ना। बट वो पॉसिबल तो नहीं है ना कि एक टाइम पे एक ही चार्ज दो डायरेक्शन में भागे, एक टाइम पे एक पार्टिकल दो डायरेक्शन में भागे, पॉसिबल नहीं है। तो ये इंटरसेक्ट करें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सो अगर हम ये एक्सप्लेन करें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इफ दे डू सो देन एट intersecting point there is two tangent बोल लें, टेंजेंट जो कि डायरेक्ट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को, या ये बोल लें टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज या टेस्ट चार्ज, which is not possible, which is not possible, ये लिख सकते हैं हम। नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर था 1.7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1.8, जिसमें कि दो आपको गिवन है कि दो चार्जेस रखे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। इनकी लाइन ज्वाइनिंग
दोनों जिस लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं उस लाइन ज्वाइनिंग पे कहां पे कोई एक ऐसा पॉइंट हो कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं, वो पॉइंट पे कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं, जबकि इनके बीच का गैप कितना है 20 सेंटीमीटर, मीन्स ये गैप हो जाएगा 10 सेंटीमीटर एंड आफ्टर दैट ये गैप हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स पहली चीज डायरेक्शन जरूर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन देखनी है। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उस पॉइंट पे आप क्या कंसीडर करोगे, टेस्ट चार्ज शुड बी पॉजिटिव, सो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड अलाइन कर रही हैं। सो हम ये कह सकते हैं दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट आएगा हमारा, वो रिजल्टेंट कैसे निकालें, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई हम दोनों को ऐड कर रहे हैं E1 प्लस E2। अब दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा देखिए, दोनों ही 3 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण है एंड दोनों ही 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम है, और मैग्नीट्यूड में सेम है तो मैं लिख सकता हूं 2E। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 2 इंटू क्यू, क्यू कितना है 3 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर है 10 की पावर -1 मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे, दिस इज आर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको सोल्व भी किया जा सकता है ना, आसानी से सोल्व कर लेंगे, बहुत छोटी सी वैल्यू निकल के आएगी, आसान सी वैल्यू निकल के आएगी। नेक्स्ट में ये पूछ रखा है, इसी के पार्ट बी में पूछ रखा है आपसे, अब बताएं कि अगर इस पॉइंट पे मैंने एक नेगेटिव चार्ज रखा और चार्ज का मैग्नीट्यूड दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, ये नेगेटिव चार्ज रखा, तो अब आप बताएं इस चार्ज के ऊपर लगा हुआ फोर्स कितना है, फोर्स बताना है तो Q0E, चार्ज है 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम इंटू E, इसको सोल्व कर लेंगे एक बार, 9 2 जा 18 है ना, एंड 18 3 जा 54 इंटू 10 की पावर 9 है -6 है, -2 ऊपर जाके +2 होगा, सो 54 इंटू 10 की पावर, ये देखें 9 11 -6 5 पॉजिटिव है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो न्यूटन पर कूलम लिखेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 54 इंटू 10 की पावर 5, आंसर फोर्स है न्यूटन लिख देंगे। सो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 1.8 जो कि एक तरह से बैलेंसिंग पे बेस्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे आपको निकालनी हो ना, एक टेस्ट चार्ज जरूर माने, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगे हुए हर तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को वेक्टरली सोल्व करना पड़ता है,